हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट के 2.6 जो टॉपिक है इसका डिमांड फॉर मनी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के लिए हम लोगों ने 4 टॉपिक लिए हैं जो बेसिकली पूरे इस टॉपिक को कवर कर देते हैं, जैसे डिमांड फॉर मनी केन्शियन अप्रोच, डिमांड फॉर मनी क्लासिकल अप्रोच, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच एंड फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये चारों वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई थी, जैसे मैं सारी वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो उन वीडियो को मैंने डाउनलोड करके और मिलाकर एक कंप्लीट वीडियो बना दी है जो पूरी डिमांड फॉर मनी के टॉपिक को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो चारों वीडियो पहले की हैं, आप शायद देख भी चुके हो। यहाँ पर आप उनको एक सीक्वेंस में देखिए तो आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए। वीडियो में हम लोग डिमांड फॉर मनी को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा ओल्ड कंसेप्ट है मनी का, तो हम कहते हैं कि मनी वॉज डिमांडेड फॉर कंप्लीटिंग दी बिजनेस ट्रांजेक्शन, या आप उसको दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को मीट करने के लिए हम मनी को डिमांड करते हैं। यानी इकोनॉमी में अगर बूम है तो मनी की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है तो मनी की डिमांड बहुत कम होगी। ये एक आइडिया है, और जाहिर है ये अभी प्रेजेंट में भी ये सब चीज़ें चलती हैं। और एक और मनी की जो वजह होती है जिसकी वजह से आदमी मनी को डिमांड करता है, वो होता है फॉर होल्डिंग कैश। एक आदमी कितनी मनी की फॉर्म में अपने पास पैसा रखना चाहता है, दिस क्वालिफाइज द डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, कि वो कितना मनी डिमांड कर रहा है। और इसको केन्स ने एक नया नाम दिया था जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, एक तरीके से अब आप ये देखिए कि जो मनी की डिमांड है वो कई चीज़ों से इफेक्ट करती है, जिसमें सबसे बड़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद आप इनकम से भी रिलेट करती है, या आप कह लीजिए कि कितना पैसा हम अपने पास रखना चाहते हैं, होल्डिंग कैश आप उसको कह लीजिए, यानी लिक्विडिटी एसेट्स हम कितनी रखना चाहते हैं। इंटरेस्ट का जहाँ तक सिस्टम है वो तो बहुत क्लियर है कि हम अगर मनी को डिमांड कर रहे हैं तो वो हम बिल्कुल उसके हिसाब से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी ली है और यहाँ इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं हम, तो होता क्या है इस केस के अंदर कि इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटी ऑफ मनी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट, देखिए बहुत कॉमन सी बात है, बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो कम आप लोन लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो आप ज्यादा लेंगे। तो इसका मतलब ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, है ना। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट एक हद तक घटेगा। मान लीजिए अगर यहाँ तक आ जाइए तो इंटरेस्ट रेट यहाँ तक तो आएगा, यहाँ के बाद आप डिमांड कितनी कर लीजिए, इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट जीरो थोड़ी हो जाएगा, ये आप माइनस में थोड़ी चला जाएगा, और डिमांड तो हमेशा कुछ ना कुछ रहती ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट और जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, डिमांड फॉर मनी, ये हमेशा इनवर्सली रिलेटेड रहता है। जब रेट ज्यादा होगा तो आदमी जो है वो बॉन्ड खरीदेगा, कैश नहीं रखेगा, और जब रेट कम होगा, दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं इसका, जो इन्वेस्टर है अगर रेट ज्यादा होता है तो फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो लोन के लिए पैसा मिलता है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं हाई रेट पर। ठीक है, और जब रेट कम होता है तो वो फिर कैश रखना चाहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी भी उससे घटती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मोटिव्स क्या क्या हैं डिमांड फॉर मनी के, किन किन मोटिव्स की वजह से कोई भी व्यक्ति डिमांड करता है मनी की। ठीक है, सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव बहुत सिंपल है समझना। मुझे पैसा इसलिए चाहिए ताकि मैं कोई चीज खरीद सकूं, मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं, उसका मुझे पेमेंट करना है, उसके लिए मुझे मनी चाहिए। और जाहिर है ये एक इनकम मोटिव भी होता है। इनकम इसीलिए तो मेरे पास आती है ताकि मैं चीज़ें को खरीदूं,
ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकूं। अच्छा, ये जो इनकम मोटिव होता है ये बेसिकली आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में का जो गैप है उसको भी फिल करता है। आपको इनकम एक बार मिल जाती है, फिर मान लीजिए इनकम कुछ दिन नहीं हो रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो चलता है ना उसके बीच का, तो वहां पर ये मोटिव पूरा होता है। या आप उसको अगर बिजनेस मोटिव की बात करें तो जाहिर है जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको कैश चाहिए होता है डे टू डे एक्टिविटीज को मेट करने के लिए। हर वक्त कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कभी कुछ खरीदना है, कभी किराया देना है, कुछ देना है, तो उसमें बिजनेस मोटिव भी होता है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन मोटिव होते हैं। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव, आप प्रिकॉशन लेते हैं कुछ चीजों के लिए, उसकी वजह से आप मनी को डिमांड करते हैं। यानी आपका अनएक्सपेक्टेड परचेजिंग है कोई, या आप कह लीजिए इमरजेंसीज आ गई हैं, या आप कह लीजिए अनफोर्सीन कंटिजेंसीज वगैरह हैं, एक्सीडेंट होता है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है, आदमी परेशानी के लिए हम लोग रखते हैं ना कुछ पैसा कि भाई कुछ पैसा सेव करके रखो, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, उस पैसे को हम लोग प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कभी जॉब नहीं है, तो ये वाला जो हमारे पास सेव होता है ये पैसा काम देता है, बीमारी है, एक्सीडेंट वगैरह है। ठीक है। अच्छा, तीसरा इसके अंदर होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव, आदमी फ्यूचर में किसी अपॉर्चुनिटी को हंट करने के लिए कुछ पैसा बचाकर रखता है। यानी वो ये सोच के चलता है कि मैं कुछ पैसा रखूं, अगर जैसे हम लोग करते हैं कि कुछ पैसा बचा के रखिए साहब, कोई शेयर अगर घटा किसी पर तो हम उसको खरीद लेंगे। हम कुछ पैसे बचा कर रखो, उम्मीद है आगे कि गोल्ड जो है वो नीचे प्राइस गिर जाएंगे तो हम गोल्ड खरीद लेंगे। आदमी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन में कमाने के लिए जो इस वक्त पैसे को बचाकर रखता है उसको हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये एक मार्केट का मूवमेंट होता है जिसको आदमी ध्यान में रखता है कि हम इसका फायदा उठा लेंगे। ये जो है बेसिकली केन्स ने इसको क्या कहा कि दैट डिमांड फॉर मनी इज चॉइस बिटवीन होल्डिंग कैश एंड बाइंग बॉन्ड्स। वो कह रहा है कि ये एक दिमाग में एक आदमी के एक डायलेमा चल रहा है कि क्या वो कैश रखे या बॉन्ड खरीद ले। अगर रेट ज्यादा है तो वो बॉन्ड खरीदेगा, कम है तो कैश को रखेगा। तो अगर कैश रखा हुआ है तो वो इसीलिए रखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट बढ़ गया तो मैं उसको खरीद लूंगा। ठीक है, तो जो आदमी ये सोचकर पैसा रखा है कि मैं इमरजेंसी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उससे फायदा उठा लूंगा, उस पैसे को जो रखा हुआ है उसको स्पेक्युलेटिव मोटिव कहते हैं। बेसिकली यही तीन मोटिव आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे, लेकिन आजकल एक नया और इसके अंदर ऐड हो रहा है जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो मोटिव। पोर्टफोलियो मोटिव, ये पोर्टफोलियो मोटिव क्या होता है? ये बेसिकली ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन असेट्स ग्रोथ एंड रिस्क अवर्जन। ग्रोथ एंड रिस्क यानी एक ट्रेड ऑफ है कि अगर आप जो है वो रिस्क नहीं लेते हैं, आप बहुत ज्यादा जो है वो कह लीजिए कि पैसिमिस्टिक हैं, तो फिर आप कैश होल्ड करके रखेंगे अपने पास, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो फिर आप रिस्क लेंगे और पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये जो एक आइडिया है, एक जो मोटिव है जिसलिए आदमी जो है वो पैसे को अगर रिस्क को टालने के लिए पैसा बचा कर रख रहा है अपने पास, तो वो उसको पैसिमिस्टिक कहेंगे, या ऑप्टिमिस्टिक है तो वो रिस्क लेगा और पैसा लगा देगा। इस आइडिया को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो मोटिव। ये आपको ज्यादा आप पीछे जाइए, किताबों में नहीं मिलेगा, ये जनरली कुछ जगह पर आपको मिलेगा, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक छोटी वीडियो है, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि हाँ डिमांड फॉर मनी क्या होती है और डिमांड फॉर मनी क्यों की जाती है, क्या रीजन है उसके। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग डिमांड फॉर मनी क्लासिकल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मनी फंक्शन पढ़े, फिर हमने
केन्स की थ्योरी को पढ़ा, उसके अंदर डिमांड फॉर मनी को देखा क्या होती है। इसमें हम लोग क्लासिकल अप्रोच को पढ़ेंगे, लेकिन क्लासिकल अप्रोच को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दूं कि देखिए जो मनी की जो डिमांड है वो दो ही वजह से अराइज होती है, यानी दो रीजन है जिस वजह से मनी को डिमांड किया जाता है। मैं जो हमने वहां पर ज्यादा पढ़े हैं जो, लेकिन जो प्राइमरी रीजन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम लोग सामान वगैरह खरीदते हैं, और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, हम किस तरीके से वैल्यू को स्टोर करें। अगर हम कुछ वैल्यू को या अपनी वेल्थ को कैश की फॉर्म में स्टोर करके रखना चाह रहे हैं, उसके लिए हम मनी डिमांड करते हैं, क्योंकि कैश की फॉर्म में हम किसी और फॉर्म में मनी को डिमांड नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि इंडिविजुअल बिजनेसमैन वांट्स टू होल्ड द मनी पार्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। वो कुछ पैसे को कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं ताकि उसको किसी वक्त यूज कर सकें, और जाहिर है बाकी को असेट्स की फॉर्म में रखना चाहते हैं ताकि उससे इनकम जनरेट हो सके। ठीक है, देखिए यहां पर दो व्यूज हैं जिसकी वजह से हम मनी की डिमांड को चेंज करते हैं, यानी मनी डिमांड चेंज होती है। उसकी पहले तो एक रीजन बताते हैं, स्केल आउटलुक। स्केल आउटलुक बेसिकली कहता है कि मनी और इनकम और डिमांड फॉर मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। ये एक स्केल आउटलुक है, स्केल है दोनों के बीच में। ठीक है, एक तो इस वजह से मनी की डिमांड चेंज होती है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो जाहिर है जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो आप नई नई चीजें खरीदेंगे, तो उसके लिए फिर आप मनी को डिमांड करेंगे। दूसरा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन आउटलुक। सब्स्टिट्यूशन आउटलुक, सब्स्टिट्यूशन आउटलुक का सिंपली मतलब है कि आप अपने पैसे को या कैश की डिमांड को सब्स्टिट्यूट करते हैं असेट से, बॉन्ड से। होता यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड्स अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। जाहिर है लोग फिर सोचते हैं कि बैंक पर रख बॉन्ड खरीदने से क्या फायदा, इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, तो हम अपना पैसा ले लें और अपने पास रखें। इससे मनी डिमांड बढ़ जाती है। कॉन्ट्रेरी, जब बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग फिर बॉन्ड खरीदते हैं, और जब बॉन्ड खरीदते हैं तो उससे मनी डिमांड कम हो जाती है, लोग बैंक में रख देते हैं पैसे को, अपना बॉन्ड लेकर बैंक को दे देते हैं पैसा। ठीक है, ये दोनों रीजन जो हमने बात की, स्केल आउटलुक या सब्स्टिट्यूशन आउटलुक को, ये दोनों रीजन ही मिलकर एक नेचर ऑफ डिमांड फॉर मनी को क्रिएट करते हैं। यानी एक तरीके से सोचिए कि दोनों मिलते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर ऑफ डिमांड क्या होती है, जिसको हमने तीन पार्ट में स्प्लिट किया हुआ था जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड। ठीक है, अच्छा थ्योरीज हैं ही, आपको पता ही। एक तो क्लासिकल अप्रोच जो हम डिस्कस कर रहे हैं, केंशियन अप्रोच है जो हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, और पोस्ट केंशियन है जो हम बाद में उसको करेंगे। क्लासिकल अप्रोच की अगर बात करें तो देखिए, क्लासिकल अप्रोच बेसिकली डिमांड फॉर मनी पर पर्टिकुलरली उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उनके जो व्यूज हैं वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेट करते हैं, लगता है कि हाँ ये उसी पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनके व्यूज को पढ़ते हुए हम लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने इनको क्वांटिटी थ्योरी में मिलाया, डिमांड फॉर थ्योरी में मिलाया। ये सिस्टम क्या कहता है कि वैल्यू पेड मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू रिसीव। जो हमारे एक अकाउंटिंग सिस्टम है, हमने अगर कुछ सामान खरीदा है तो उस सामान के लिए हमने कुछ पेमेंट करेंगे। अकाउंट क्या कहता है, अकाउंटिंग सिस्टम, कि जो हमने लिया है जितने पैसे का उतना पैसा पे किया है, जो डेबिट क्रेडिट होता है अकाउंटिंग के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी मनी पेड टू देम। जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं, जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो इक्वल होने चाहिए किसके, जो हमने पे किया है, जितना पेमेंट उन ट्रांजैक्शन के लिए किया है। वो हम निकालेंगे कैसे, उसको निकालने का बेहतर तरीका है कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे एवरेज प्राइस लेवल से, एवरेज प्राइस से, तो हमारे पास निकल आएगा। जनरली ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आपने देखा होगा
पीटी लिखा हुआ, यानी टोटल ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाइड बाय दी प्राइसेस। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ मनी फ्लो क्या है? वैल्यू ऑफ मनी फ्लो बेसिकली जो हमारे पास नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, इसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी से मल्टीप्लाई कर देते। वेलोसिटी ऑफ मनी आप कह लीजिए एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ए क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाती है v। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए आपके पास एक 100 का नोट है, आपने वो कुछ ट्रांजेक्शन किया, वो 100 का नोट किसी को दे दिया, ब्रेड खरीदी आपने और दुकान वाले को दे दिया। दुकान वाला वो ब्रेड कहीं और से लाया होगा, वो 100 का नोट उसने उसको दे दिया जिससे उसने होलसेलर से लिया होगा। होलसेलर ने वो नोट उसको दे दिया बेकरी वाले को जहां ये बनी है ब्रेड। बेकरी वाले ने ये नोट आटे वाले को दे दिया जहां से आटे खरीद कर लाया। तो एक ही नोट है, जो हमारी नॉमिनल सप्लाई है वो तो 100 है, लेकिन कितनी बार चला वो? पहले मैंने उसको दिया दुकान वाले को, दुकान वाले ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फिर बेकरी वाले को दिया, बेकरी वाले ने आटे वाले को दिया, तो वो 4 जगह चला। तो वो एक नोट था 100 का, लेकिन वो यूज हुआ 4 जगह। तो जो मनी सप्लाई निकल कर आई टोटल, वो कहलाएगी 400। तो एक नोट, एक करेंसी कितने बार मार्केट में सर्कुलेट हुई, उसको वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। और उस वेलोसिटी ऑफ मनी को जब हम नॉमिनल सप्लाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है वो मिल जाता है। और इन्हीं दोनों चीजों से फिशर की इक्वेशन बन जाती है। जो फिशर की इक्वेशन है वो भी तो यही है, इन्हीं दोनों से मिलती है। mv इज इक्वल टू pt। mv इज इक्वल टू pt। आप देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं। m मैंने भी बताया टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है, v वेलोसिटी ऑफ मनी है, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि एक नोट कितनी बार सर्कुलेट करता है, p एवरेज प्राइस लेवल है, ठीक है, और t जो है वो बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी। एक टाइम में हमने कितनी प्रोडक्ट खरीदा, एक्सचेंज किया, खरीदा पैसे से, वो टोटल क्वांटिटी आ जाती है टी में। टोटल ट्रांजैक्शंस आप कह लीजिए। इसलिए तो होता है कि टोटल ट्रांजैक्शन को अगर हम जनरल प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल डिमांड मिलके आ जाती है। अच्छा, अगर आप देखकर चलें तो ये हमारी डिमांड साइड है, पीटी जो है ये हमारी डिमांड साइज है, विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी अंडरटेकन इन द इकोनॉमी। ये जो डिमांड साइड है वो किस पे डिपेंड करेगी? वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकन इन द इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी आप अपना फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं, तो इस थ्योरी में ये जो है ये बेसिकली हमारी डिमांड साइड है, ठीक है। और ये क्या है? ये मनी है जो सप्लाई मार्केट में हुई है, और हमने उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल सप्लाई निकाल ली, तो ये सप्लाई साइड हो गई। और इक्विलिब्रियम किया हमने, डिमांड से सप्लाई को इक्वेट हमने यहां पर किया, ठीक है, समझ रहे इस बात को? तो यानी अब अगर ये पीटी हमारा जो है वो अगर डिमांड साइड है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी मनी डिमांड है वो पीटी है। जो हमारी मनी डिमांड है वो पीटी है। और ये जो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम पर डिटरमिन होती है। ये जो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिटरमिन होती है। क्यों? क्योंकि जो भी क्लासेस थे या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो सेज लॉ ऑफ मार्केट पर बिलीव किया करते थे, जो कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी आप सप्लाई कीजिए, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। अरे बात समझ में आता? देखिए, फिशर की जो अप्रोच थी उसमें उसने कहा कि डिमांड फॉर मनी इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन। जो लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे क्या है? ये है हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
इसकी जो मनी डिमांड है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। और जाहिर है ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये कांस्टेंटली रिलेट करती है आपकी लेवल ऑफ नेशनल इनकम को, ठीक है। दूसरी तरफ फिर इस बात को कहा गया, फिशर ने इस बात को कहा कि जो हमारी डिमांड फॉर मनी है वो लिंक करती है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से, जो पर्टिकुलर टाइम में इकोनॉमी के अंदर चल रही होती है। यानी जो ट्रेड चल रही है, जो ट्रांजैक्शन चल रही है, उसका वॉल्यूम क्या है। अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो मनी डिमांड ज्यादा होगी, और अगर ट्रांजैक्शन कम है तो मनी डिमांड कम होगी। और यही बात इस अजम्पशन को भी अंडरलाइन करती है कि पीपल होल्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शन, फॉर परचेजिंग और बाइंग गुड्स। ये हमारा ये था ना कि हमारा पहला फंक्शन ही ये था, ट्रांजैक्शन मोटिव है। तो ये बात जब वॉल्यूम पर हम आकर बात कर रहे हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा है तो मनी डिमांड ज्यादा होगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम है तो मनी डिमांड कम होगी, तो ये अजम्पशन अंडरलाइन हो जाता है इससे कि अगर आदमी की वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा है तो वो पैसा ज्यादा डिमांड, क्योंकि ज्यादा चीजें खरीदेगा वो, ठीक है। तो पीपल मनी होल्ड करता है किस लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, चीजें खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है, ये हमारी सप्लाई आ गई उससे निकलकर कि पीपल डिमांड कर रहा है किस लिए, कि वो पेमेंट करेगा, तो उसको जब सप्लाई मिलेगी पैसे की तभी तो उसके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं लिखूं, ये जो हमारा MV है, इसके अंदर ये जो V है, वेलोसिटी ऑफ मनी है, ये बेसिकली आपका फिक्स माना जाता है, क्योंकि ये आपका जो सेंट्रल बैंक है वो स्पेसिफाई करता है 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, ठीक है। तो ये फी है। इसका मतलब ये है चेंज जब भी आएगा वो नॉमिनल मनी की सप्लाई से आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप देखिए कि ये माना कि सब नॉमिनल इसकी सप्लाई से आएगा। अब तक कहां तक बात चल रही थी कि या तो कैश की फॉर्म में पैसा रखा जाएगा या असेट्स की फॉर्म में, लेकिन जो लोग हैं वो कुछ और रीजंस की वजह से भी मनी को होल्ड करते हैं। यानी जैसे कभी कभी होता है कि साहब इंटरेस्ट अर्न करना हो तो हमने पैसा बैंक पर रख दिया, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, इमरजेंसीज हैं, उसके लिए भी होल्ड करके रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी हमने कांस्टेंट मानी है वो कांस्टेंट नहीं है। वो रुपया जो हमने दे दिया वो सर्कुलेट कर गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और वो रुपया जो हमने अपने पास रख लिया उसकी वेलोसिटी रुक गई। तो ये थ्योरी ये बताती है कि ठीक है, हमने अज्यूम किया कि ये हमारी वी फिक्स है, लेकिन रियल में वी फिक्स नहीं हो सकती है। अज्यूम करके चलते, मान के चलते, चाहे सिंपलिसिटी रहे, कहां हर आदमी का हर नोट तो नहीं चेक किया जा सकता ना, तो ये फिक्स लेकर चला जाता है। लेकिन रियलिटी में क्योंकि कुछ पैसा आदमी होल्ड कर लेता है, जो होल्ड कर लेता है उसकी वेलोसिटी रुक जाती है, और जो पे कर देता है उसकी वेलोसिटी चालू हो जाती है आगे, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फिशर की थ्योरी में, वो फिशर ने ये कहा कि मनी ट्रांसफरेबल है, मनी की फॉर्म बदल सकती है। लेकिन उन्होंने इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया कि वो किस फॉर्म में जा सकती है। जैसे अगर मान ले कि मनी अब मैं किस किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, क्या ये मनी में इंक्लूड किए जा रहे हैं क्योंकि मनी ट्रांसफर हो रही है? क्यों? क्योंकि ये जो टाइम डिपॉजिट है या सेविंग डिपॉजिट है, इनकी अगर आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ रही है तो आप इनको फौरन यूज नहीं कर सकते, ये पहले ट्रांसफर होंगे कैश में, उसके बाद आप ट्रांसफर करेंगे। तो फिशर ने ये तो कहा कि मनी जो है वो ट्रांसफरेबल है, लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया कि किस फॉर्म में मनी जा सकती है। ओके, अच्छा, कैम्ब्रिज में भी इसके ऊपर एक सवाल हुआ जिसको हम लोगों ने कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच कहा। हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, मैं सिर्फ इसको आइडिया दूं कि उन्होंने भी कहा कि लोग क्यों मनी को होल्ड करना चाहते हैं एसेट्स की फॉर्म में, लोग क्यों होल्ड करना चाहते हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने जवाब भी दिया इसमें कि लोग जो हैं वो एक्चुअली कैम्ब्रिज में इस बात को कहा गया कि जो इनकम है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी डिमांड फॉर मनी। किसी व्यक्ति की इनकम बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा डिमांड करेगा चीजों को, तो उसके लिए डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। और अगर किसी के पास कम पैसा है तो वो कम ट्रांजैक्शन करेगा, कम चीजों को डिमांड करेगा, वहां मनी सप्लाई घटेगी। कैम्ब्रिज ने अपनी जो इक्वेशन दी है
मैं इसमें कैम्ब्रिज में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैम्ब्रिज की जो एक अप्रोच है उसमें जो इन्होंने अपनी इक्वेशन दी है वो है एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। अब मैं ऐसे ही इसको बता देता हूँ कि ये तो एम डी जो है ये तो सिंपली हमारी मनी डिमांड है, ठीक है। ये के जो है ये बेसिकली एक फ्रैक्शनल एक पोर्शन है हमारी इनकम का जो हम असेट्स की फॉर्म में जो हम सेव करते हैं, जो हम बचा कर रखते हैं अपने पास, ठीक है। पी जो है प्राइस लेवल है और वाई जो है हमारी वो इनकम है, यानी आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो हमारी इनकम निकल कर आ जाती है। उस इनकम का एक पोर्शन हम सेव कर लेते हैं जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ द रियल मनी इनकम, दैट इज पी वाई, ठीक है। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि डिमांड फॉर मनी वुड बी प्रोपोर्शनल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम फॉर ईच इंडिविजुअल। हर आदमी की जो हमारी बेसिकली जो डिमांड फॉर मनी है वो प्रोपोर्शनल होती है नॉमिनल लेवल ऑफ इनकम को। ये बेसिकली कैम्ब्रिज अप्रोच में इस बात को डिस्कस किया गया है, ठीक है। और लगे हाथों चलिए मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं कि वो इसका क्रिटिकल एवेल्युएशन क्या क्या थे। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप पढ़िएगा, उनमें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल जाएंगे आपको। जो मेन है उसमें एक यही है कि इसके अंदर पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो है वो, जैसे मैंने बताया था भी कि जो मनी है वो ट्रांसफरेबल है, तो जो अलग सेविंग डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है इनको इंक्लूड किया गया है। ये किसका क्रिटिसिज्म है, क्योंकि वो इमीडिएटली कैश में चेंज नहीं हो सकते। अगली बात ये कि जो एक फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया इसके अंदर। स्टोर ऑफ वैल्यू की कोई बात है ही नहीं। तीसरी बात, थ्योरी पूरी की पूरी एम्फेसिस करती है, क्लासिकल थ्योरी पूरी की पूरी एम्फेसिस करती है ट्रांजैक्शन मोटिव पर। वो कहते हैं कि बस जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इसी पर काम है, ठीक है। और चौथी बात ये कि एक और जो फंक्शन है, यानी जो असेट्स का फंक्शन होता है, असेट्स फंक्शन ऑफ मनी, बेसिकली उसको भी कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया है। असेट्स है लेकिन वो भी तो कुछ फंक्शन है ना उसका, इसमें उसके बारे में बात नहीं की गई है। और आप दूसरी सोर्सेस पे देख लीजिएगा तो क्लासिकल थ्योरी के आपको और क्रिटिसिज्म वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले मनी के बारे में पूरी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग फिशर्स की इक्वेशन से भी यहाँ कहीं कहीं कंपेयर करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो कि यहाँ क्या चेंजेस किए गए हैं। जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि पीपल, जो उनका आइडिया था, वो कहते थे कि पीपल विश टू होल्ड कैश टू फाइनेंस देयर ट्रांजैक्शन एंड फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट अनफोर्सीन नीड्स। उनका कहना था कि दो वजह हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पैसे को अपने पास कैश रखना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि वो डे टू डे अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो करेंगे, खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे। और दूसरी ये कि वो इमरजेंसी के लिए पैसे को बचा कर रखते हैं। जाहिर है हम लोग को आइडिया है कि हम सब लोग कुछ पैसा रखते हैं कि साहब फ्यूचर में कोई इमरजेंसी ना हो जाए, खुदा न खास्ते एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या कुछ भी हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग चीज़ों को बचा कर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हमारी इंडिविजुअल्स की जो सेविंग की जो एक कैपेसिटी है, या आप कह लीजिए जो डिमांड है कैश की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी इनकम से। मतलब अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, किसी व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ती है तो वो उसकी मनी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। अगर घटेगी उसकी इनकम तो मनी डिमांड भी घटेगी उसकी। जाहिर है जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है वो ज्यादा सेव करते हैं, जिनकी इनकम कम होती है वो कम सेव करते हैं। ये जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने दरअसल एक इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इन्होंने दी थी, जिसके अंदर पिजो थे, मार्शल थे, रॉबर्टसन थे और भी इकोनॉमिस्ट थे, जो कि फिशर की इक्वेशन से बिल्कुल अलग थी।
कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी इन लाइन विद द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन जर्नल। वो कहते थे कि हम जो वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमिन करते हैं वो बिल्कुल उसी ही तरह करते हैं जिस तरह से हम जर्नल वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। यानी हम लोग कमोडिटी के केस में क्वांटिटी और प्राइस को डिटरमिन करते हैं। क्वांटिटी के केस में हम क्या करते हैं, हमारी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो उसको हम सप्लाई से इक्वल करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह इसमें हम डिमांड फॉर मनी को इक्वलाइज करते हैं सप्लाई ऑफ मनी से। ठीक है। तीसरी बात यह कि जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू पर स्ट्रेस किया है, जबकि जो हमारे फिशर थे उन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एम्फेसिस किया था। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि कैश बैलेंस अप्रोच के अंदर जो हम कह रहे हैं कि पब्लिक लाइक्स टू होल्ड ए पोर्शन ऑफ इट्स नॉमिनल इनकम, उसको अगर हम के मान लें, स्मॉल के, हमने कहा ना इसमें कि जो हमारी इनकम है उसका एक पोर्शन है जो कि पब्लिक अपने पास कैश की फॉर्म में होल्ड रखना चाहती है, उसको अगर हम के मान लें तो हमारी फिर कैश बैलेंस अप्रोच की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, मनी डिमांड इक्वल टू के पी वाई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, कैम्ब्रिज इक्वेशन जिसको हम कह रहे हैं। यहां पर एमडी क्या है, मनी डिमांड, ठीक है। के क्या है हमारा, के याद रखिएगा, के हमारा पोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम है जो हम सेव करके रखना चाह रहे हैं, ये रियल इनकम नहीं है। पोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, ठीक है। पी क्या है हमारा, प्राइस लेवल है, और वाई क्या है, अभी वाई जो है हमारी ये रियल नेशनल इनकम है, यानी आप इसको एग्रीगेट आउटपुट भी कह सकते हैं, रियल नेशनल इनकम, या आप इसको एग्रीगेट आउटपुट भी कह सकते हैं। अब जब हम P और Y को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी रियल नेशनल इनकम को प्राइस लेवल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये प्राइस लेवल हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट प्राइस लेवल है, तो ये जो हमारी टोटल इनकम निकल कर आएगी ये नॉमिनल होगी, नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, यहां तक बात को समझ रहे हैं। अब हमें जो है वो मनी मार्केट में ये हमारा एक डिमांड निकल कर आई है। हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए हमें डिमांड को सप्लाई के साथ इक्वेट करना होता है, वही काम हम यहां भी करेंगे। हम अपनी डिमांड को, जो हमारी ये डिमांड है मनी डिमांड, इसको सप्लाई के साथ इक्वेट करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि हमारी सप्लाई जो है वो M है, हमारी जो सप्लाई है वो हमने माना M, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी है ये एक्सोजीनियसली गिवन है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसीज या आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ये जो भी पॉलिसीज बनाता है उसके जरिए आपकी सप्लाई ऑफ मनी डिसाइड होती है, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक्सोजीनियसली गिवन है हमें कि साहब ये सप्लाई है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनकर आएगी क्या होगा, सप्लाई हमारी M हो गई और डिमांड हो गई हमारी MD। ठीक है, यहां MD हमारी क्या है, KPY, तो यानी कि जो हमारी मनी सप्लाई है वो इक्वल हो जाती है KPY से। ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन निकल कर आ गई।
अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम ग्राफ के जरिए समझेंगे कि जब ये सप्लाई हमारी जाएगी तो कहां, हमारी जो मनी सप्लाई है वो किस जगह टच करेगी हमारे डिमांड को। ठीक है, तो इसके लिए मुझे फिगर बनानी होगी और एज यूजुअल मैं पहले फिगर बना लेता हूं और फिगर बनाकर फिर हम शुरू करते हैं। ओके, तो आइए इस फिगर से अब देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी को डिटरमिन करते हैं। ये जो रेड वाला है ये हमारा डिमांड कर्व है, ये मनी डिमांड है जो हमारी KPY है। ठीक है, और जैसा कि हमने माना कि जो हमारी मनी सप्लाई है वो फिक्स है क्योंकि वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो ये जो हमारी सप्लाई है, पहले हम सिर्फ S यानी M1 वाली सप्लाई को लेकर चल रहे हैं कि ये हमारी डिमांड कर्व है मनी का और ये फिक्स सप्लाई है मनी सप्लाई। अब ये मनी सप्लाई फिक्स और ये हमारी डिमांड दोनों E1 पर टच कर रही है। तो E1 जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी हम यह कह सकते हैं कि E1 पर जब मनी सप्लाई M1 होगी तो हमारे प्राइस P1 होंगे। ठीक है, यहां जो हमारे प्राइस है वो डिपेंडेंट फैक्टर है, इंडिपेंडेंट हमारी मनी सप्लाई है जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो तो हमारी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। अब ये इक्विलिब्रियम पर हमारी इकोनॉमी सपोज कर लीजिए चल रही है, M1 हमारी मनी सप्लाई है, उसके ऊपर P1 प्राइस है और ये E1 पर हमारा इक्विलिब्रियम है। किसी वजह से गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, डिसाइड किया, कोई मॉनेटरी अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि मनी सप्लाई बढ़ानी है हमारी, और मनी सप्लाई बढ़कर M2 हो गई। अब जाहिर है वो फिर सीधी ही होगी। अब M2 पर देखिए, M2 पर मनी सप्लाई बढ़ी है लेकिन प्राइस लेवल तो आपका भी यही है ना, प्राइस लेवल तो आपका ये P1 ही है ना। यहां पर अभी ये मैंने ऐसे लिख दिया है, फिगर में नहीं लिखा जाता, ये P1 ही है। उसी प्राइस लेवल पर आपकी मनी सप्लाई बढ़ गई। अब क्या होगा, पीपल्स की जो डिमांड थी कैश अपने पास रखने की, जो वो होल्ड कर कर रखना चाहते हैं, वो तो M1 तक है, लेकिन मनी कहां तक आ गई, M2 तक। तो ये जो है ये उनके पास एक्सेस मनी हो गई। उनकी डिमांड तो सिर्फ यहां तक है क्योंकि वो इस प्राइस के हिसाब से डिसाइड की गई है। इसी प्राइस लेवल पर मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से ये पोर्शन उनके पास अब एक्सेस आ गया। उनकी जो मनी डिमांड होल्ड करने की वो ज्यादा हो गई, वो सॉरी जो रियल उनकी इनकम है वो ज्यादा हो गई बनिस्बत जो उन्होंने डिमांड कर रखी थी। डिमांड इतनी की है M1 और हो इतनी गई। अब वो क्या करेंगे, जब ऐसा होगा तो फिर वो अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, वो अपने गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा खरीदेंगे। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना शुरू करेंगे तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही कमोडिटी की डिमांड बढ़ना चालू होगी ये प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये कमोडिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ते जाएंगे और ये उस वक्त तक बढ़ती जाएगी जब तक ये फिर से आपकी डिमांड कर्व से टच ना हो जाए। और जैसे ही ये डिमांड कर्व से आपके टच होगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम बनकर आ जाएगा E2, जहां पर M2 क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन करेगी प्राइस को P2। ठीक है, बहुत आसान है। ये पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, डिमांड बढ़ी, डिमांड के बढ़ने से आपके पास मनी ज्यादा हो गई, सॉरी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी जिसके बढ़ने से आपके पास मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी ज्यादा हो गई। मनी ज्यादा होने की वजह से आपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, एक्सपेंडिचर के बढ़ने से जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जब डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, उससे प्राइस आपके बढ़ते रहे और ये उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक आप अगेन अनदर इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। द मोमेंट यू रीच टू दिस इक्विलिब्रियम द इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस आर जस्ट फिनिश, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम मिल गया। अब आपके पास ज्यादा मनी नहीं है, इधर और मनी नहीं है आपके पास, बस यहीं तक आपके पास, ये तो आपकी डिमांड आ गई ना यहां तक कि इस प्राइस लेवल पर ये इक्विलिब्रियम है। यानी अगर आप अब OM2 मनी सप्लाई है गवर्नमेंट की तो उसके ऊपर P2 प्राइस डिटरमिन किए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज इससे हट बात कर बताऊं, जो अभी हम लोग एक इक्वेशन लेकर चल रहे थे, M = KPY। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर ये K क्या है।
के बेसिकली डायरेक्ट रिलेट करता है आपके, ये जो के है ये डायरेक्ट रिलेट करता है आपके जो फिशर की इक्वेशन में v था, वेलोसिटी ऑफ मनी. आई थिंक दिस v, that is velocity of money, we already discussed a lot in our previous video. तो आप चाहें तो उसमें जाकर वहां समझ लीजिए. ये किस तरह से रिलेट करता है कि k क्या है? k हमारा वो पोर्शन ऑफ इनकम है जो हम होल्ड कर कर रखना चाहते हैं. तो जाहिर है अगर हम इस पोर्शन को बढ़ा लेंगे, यानी हमने ज्यादा मनी होल्ड कर ली, तो फिर मार्केट के अंदर मनी कम होगी तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी उसकी. ठीक है. और मान लीजिए हमारा के अगर घटता है तो जाहिर सी बात है उस वक्त हमारा जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो घट जाएगा. के अगर घट रहा है तो हम मनी होल्ड कम कर रहे हैं ना, तो मनी मार्केट में ज्यादा जा रही है, मार्केट में मनी ज्यादा जाएगी तो उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही हो जाएगी. इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा के है, ये जो हमारा के है, ये वेलोसिटी ऑफ मनी से इनवर्सली रिलेटेड है. यानी अगर हमारा के बढ़ेगा तो वी घटेगा, के घटेगा तो वी बढ़ेगा. ठीक है. अब इस इक्वेशन को इस तरीके से, अब हम अगर इस इक्वेशन को रीराइट करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने प्राइस को डिटरमिन कर रहे हैं जो हमारा डिपेंडेंट फैक्टर है, तो P इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ हम K और Y को इसके नीचे ले लेंगे यहां पर. ठीक है. तो ये हो जाएगा M अपॉन K Y. ठीक है. आप इसको फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P इक्वल टू 1 अपॉन K मल्टीप्लाइड बाई M अपॉन Y. ठीक है. इस तरह लिख सकते हैं हम. अब ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लाइक फिशर्स इक्वेशन द कैश बैलेंस अप्रोच इज आल्सो ए अकाउंटिंग आइडेंटिटी. क्योंकि यहां के को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम के को बता रहे हैं कि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई यानी हमारी जो एम है, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो हमारा एम है, ये बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी नॉमिनल नेशनल इनकम से. ठीक है. यहां पर कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने दो अजम्पशन लिए हैं. पहला अजम्पशन ये कि वो ये मानकर चलते हैं कि के कांस्टेंट है, के जो है वो कांस्टेंट है. पहला अजम्पशन माना यहां इस जगह पर. ठीक है. दूसरा अजम्पशन वो मानकर चलते हैं कि जो हमारी रियल नेशनल इनकम है वो भी फिक्स है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का उस पर असर पड़ता है. बिकॉज ऑफ द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी द रियल नेशनल इनकम इज फिक्स्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल करस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. इसका मतलब अब हम ये बात कह सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में हम मानकर चलें कि हमारी y फिक्स हो गई और हमारा k फिक्स हो गया, इसका मतलब यह है कि कोई भी चेंज अब अगर मनी सप्लाई में आता है तो वो प्राइस को चेंज करेगा. मनी सप्लाई में अगर कोई चेंज आता है तो वो प्राइस को चेंज करेगा. या आप ये कह लीजिए कि जो हमारी मनी सप्लाई है वो प्राइस को डिटरमिन करेगी. वही बात हम यहां कर रहे हैं. जो हमारी मनी सप्लाई है वो बेसिकली प्राइस को डिटरमिन कर रही है. जब मनी सप्लाई बढ़ रही है तो हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं, और अगर मनी सप्लाई हमारी कम होगी तो हमारे प्राइस भी कम होंगे. यानी कोई भी अगर चेंज हमारे मनी सप्लाई में आएगा तो उसका एक प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस लेवल पर जरूर आएगा. ठीक है. तो इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन को डिस्कस और कर लेते हैं. आइए लिमिटेशंस देखते हैं. टाइम को सेव करने की वजह से मैंने लिमिटेशंस को पहले से लिख लिया है. तो देखिए पहला जो लिमिटेशंस है वो है ट्रूइज्म.
ट्रूइज्म का बेसिकली मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट आप दें जो सो ऑब्वियस हो, आप लोग कहते हैं कि हाँ ये बात है, हाँ जाहिर है ये तो है ही, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट थिंग, कोई इंटरेस्टिंग थिंग या कोई न्यू थिंग नहीं होती है। तो ये मानकर चलते हैं इसके अंदर के जो ये हमारी कैम्ब्रिज अप्रोच है, जो इक्वेशन, इसमें कोई नई बात नहीं कही गई, ठीक है। दूसरा है प्राइस लेवल डज नॉट मेजर दी परचेजिंग पावर। यहां पर ये मानकर चले हैं और खासतौर से इसको पीजू की जो कैश बैलेंस अप्रोच है इसमें इसको दिया गया कि जो हमारा प्राइस लेवल है वो परचेजिंग पावर को मेजर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। तीसरा है टू मच एम्फेसिस ऑन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्राइस लेवल है वो मनी सप्लाई के अलावा और भी फैक्टर हैं जिससे चेंज होता है। भाई प्राइस लेवल तो और भी फैक्टर से चेंज होगा, सिर्फ एक मनी सप्लाई ही नहीं है। अगली बात, मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस प्राइस थ्रू इंटरेस्ट रेट, और यहां पर इंटरेस्ट रेट का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, क्योंकि मनी सप्लाई का इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई पर तो बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। अगली बात, निग्लेक्ट्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। एक और चीज जिसको एनालिसिस के या कोई जिक्र ही नहीं किया गया, यहां पर एक वेरिएशन होता है प्राइस लेवल के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इनइक्वालिटी को के गैप की वजह से, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अगर यहां कोई इनइक्वालिटी है उसकी वजह से जो प्राइस लेवल पर एक वेरिएशन आएगा उसका कोई जिक्र यहां पर नहीं किया, कोई एनालिसिस है ही नहीं उसका यहां पर, ठीक है। के और वाई को कांस्टेंट माना है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर के वाई कांस्टेंट नहीं हो सकते। अगला है निग्लेक्ट्स इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने बताया इस यहां पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के इसमें फोर्थ इसके अंदर कि इंटरेस्ट रेट का यहां कोई जिक्र किया ही नहीं गया, पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट है निग्लेक्ट द स्पेकुलेटिव डिमांड। एक और जो हमारा होता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जो हमने फंक्शंस ऑफ मनी में पढ़ा था, उसका कोई जिक्र ही नहीं किया कोई भी व्यक्ति क्यों मनी को डिमांड करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट करने हैं तो आप जो है वो पॉज करके कर सकते हैं, या आप किसी भी सोर्स से देख लीजिए, ये जर्नल सोर्सेज हैं, आपको ज्यादातर जगहों पर मिल जाएंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे इस थ्योरी को। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अजम्पशन, मॉडल और लास्ट में हम लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक मिनट में थोड़ा सा आइडिया दूं कि अगर आप क्वांटिटी थ्योरी की बात करें तो इसका आइडिया 16वीं सेंचुरी के आसपास आना शुरू हो गया था। हुआ ये था कि एक टाइम में अमेरिका के अंदर से कुछ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन ट्रेड के लिए कैसे भी शिफ्ट हो रहे थे यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर प्राइस लेवल बढ़ने लगा था। तो बाद में 18वीं सेंचुरी के अंदर 1802 के आसपास एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी थॉर्टन। इन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी जगह पर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो वहां पर प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया वहां से आया। उन्होंने कहा कि प्राइस तो बढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक आउटपुट नहीं बढ़ता, क्योंकि ये तो सिर्फ प्राइस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक आउटपुट वहीं रहता है। मनी सप्लाई बढ़ी और प्राइस बढ़ गए तो आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किया गया, जो कि इरविंग फिशर ने फिर उसको आगे डिस्कस किया। और अगर हम इरविंग फिशर्स के वर्ड्स की बात करें तो वो कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेस, the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa। सिंपली उनके कहने का मतलब था कि अगर मार्केट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाए, यानी अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाए, जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है वो डबल हो जाए, तो उनका कहना यह है कि प्राइस भी डबल हो जाएंगे, प्राइस भी डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मनी और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। फंक्शन लगा लिए, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं बताने के लिए आपको, ठीक है। अच्छा, जब प्राइस बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है या घटती है? एक चीज है, पहले आप 10 रुपए की लेते थे, उसी चीज को अब आप 12 रुपए की ले रहे हैं।
तो यानी पहले जो 10 रुपए की कीमत थी वो अब 12 की हो गई है, तो वैल्यू ऑफ मनी तो घट गई। क्वांटिटी ऑफ, यहां क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही, देखने में वो ज्यादा लग रहा है लेकिन वैल्यू तो कम हो गई। अब 12 रुपए की वो वैल्यू है जो पहले 10 की हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, यहां प्राइस बढ़ रहे हैं, ये अगर बढ़ रही है तो वैल्यू ऑफ मनी घटती है, यानी ये इनवर्सली रिलेटेड हो गई और ये डायरेक्ट। ठीक है, एडविन फिशर बेसिकली एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी थी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो 1911 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसी के अंदर उन्होंने इस थ्योरी का आइडिया दिया था। तो इस मॉडल को या थ्योरी को शुरू करने से पहले हम इसके अजम्पशंस को देख लेते हैं, तो हमें थ्योरी को समझना आसान हो जाएगा कि क्या क्या हमें अज्यूम करके चलना है इस थ्योरी के अंदर। यहां कुछ अजम्पशंस हैं जिस पर ये इरविंग फिशर की थ्योरी बेस करती है, जिसमें पहला है कि जो प्राइस है वो पैसिव फैक्टर है। प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर का मतलब यह है कि प्राइस अपने आप नहीं बढ़ेंगे, प्राइस डिपेंड करेंगे किसी चीज पर। यहां वो मनी सप्लाई है, तो यहां पर कहने का मतलब है कि जो प्राइस में चेंज आएगा वो मनी सप्लाई के हिसाब से आएगा, एक्टिव फैक्टर नहीं है बल्कि ये पैसिव फैक्टर है। अच्छा, इसके अंदर हम दो मनी पढ़ेंगे, एक हम मनी सप्लाई पढ़ेंगे जो मार्केट में है, दूसरी मनी है जो कि बैंक के पास रखी हुई है। हम बैंक में जमा कर देते हैं ना कुछ पैसा, तो वो बैंक के पास रखी हुई है। तो वो दोनों, इसको मान लीजिए अगर हम मानते हैं एक को हम मनी सप्लाई को M लेकर चलें और जो हमारी बैंक में मनी रखी हुई है उसको हम M डैश कर लें, तो इन दोनों मनीज के बीच में सेम प्रोपोर्शन होगा। सेम प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर 10% मनी बढ़ी तो 10% मार्केट भी वाली मनी भी बढ़ेगी और बैंक वाली भी, तो दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। प्रोपोर्शन जो है वो कांस्टेंट है दोनों के बीच में, दोनों की बराबर बढ़ेगी। और इसी तरीके से फिर इसकी हम वो पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी, तो हम इसकी जो वेलोसिटी को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और बैंक वाली मनी की V डैश से ही करेंगे। इन दोनों के बीच में भी सेम प्रोपोर्शन हम मान के चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी में बता चुका हूं पहले, आप चाहे तो किसी वीडियो में देखिए, उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था। वेलोसिटी मनी होती है कि एक नोट आपके पास है वो कितनी बार मार्केट में चेंज हुआ, मनी चेंजेस हैंड। मान लीजिए मनी सप्लाई 10 है और उस 10 के नोट ने 4 बार हाथ चेंज किए। मैंने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने जहां वो प्रोड्यूस है उसके मालिक को दिया, तो 4 बार हैंड चेंज हुआ। तो मार्केट जो इस 10 रुपए की जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा, यानी इसकी जो आप मनी सप्लाई मान लीजिए वो 40 हो जाएगी। ठीक है, ये जो 4 है, 4 ये बेसिकली V है। तो जो हमारी मार्केट में सप्लाई है मनी की, उसके लिए हम वेलोसिटी को यूज करेंगे, और जो मार्केट के अंदर या बैंक के अंदर जो मनी रखी हुई है उसके लिए हम V डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज ये, अगली चौथी बात, कि जो हमारा ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जिसको हम इस थ्योरी के अंदर T से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम मानकर चलते हैं कि वो कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है M या M डैश, V या V डैश। इन चीजों से हमारे ट्रांजैक्शंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पांचवी बात, जो हमारी डिमांड फॉर मनी है वो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन से प्रोपोर्शनेट होगी। डिमांड फॉर मनी, मैं इसको साइन में लिख देता हूं, आप लोग उसको पूरा लिख लीजिएगा, प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगली बात ये, जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी है, मनी सप्लाई,
हमारी मनी सप्लाई एक्सोजीनियसली डिटरमिन कांस्टेंट है। एक्सोजीनियसली डिटरमिन कांस्टेंट। ओके, और ये पूरी थ्योरी लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है। ये पूरी थ्योरी लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है। और आखिरी बात कि इस थ्योरी के अंदर हम मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव किया हुआ है इकोनॉमी ने। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज पे जाकर स्टडी कीजिए, आपको और अलग अलग अजम्पशंस मिल जाएंगे। ये मैंने कुछ एक दो जगह से कलेक्ट किए हैं कि प्राइस जो है पैसिव फैक्टर है, एम डैश प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वीवी के अंदर भी यही है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी कांस्टेंट है, हमारी डिमांड फॉर मनी प्रोपोर्शनेट है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के, मनी सप्लाई एक्सोजीनियसली डिटरमिन, यानी मनी सप्लाई बाहर से आती है, हम उसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी मर्जी से मनी सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, मनी सप्लाई सिर्फ चेंज होगी अगर गवर्नमेंट चाहे। मॉडल थ्योरी लॉन्ग रन में काम करती है और मानकर चलती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से लेकर चलेंगे कि ये कैसे काम होता है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हमारी क्या है, एम वी इज इक्वल टू पी टी। आप सब जानते हैं, जो भी मनी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो एक इस इक्वेशन को आप सभी जानते होंगे। अच्छा देखिए, हम कमोडिटी के केस में किस तरीके से हम प्राइस और आउटपुट लेवल को डिटरमिन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर भी हम वैल्यू ऑफ मनी या प्राइस लेवल को डिटरमिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई और मनी डिमांड के बीच में हम इंटरेक्शन करेंगे, जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वहीं हमें वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी और प्राइस लेवल मिलेगा। तो अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में क्या होगा, हमारे पास सप्लाई होनी चाहिए कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है, टोटल जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है, उसको अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल सप्लाई मिल जाएगी। यानी हमारी जो टोटल मनी है m, उसको अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल मनी सप्लाई मिल जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए मार्केट के अंदर 3000 सप्लाई है, मनी की सप्लाई है, और हर नोट 4 टाइम चेंजेस हैंड, 4 टाइम सर्कुलेट हुआ है हर नोट। तो इसका मतलब जो हमारी टोटल सप्लाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सॉरी यहां 4 टाइम लिखना है तो 4 लिखा जाएगा ना, 4। तो अभी मनी सप्लाई हमारी कितनी हो जाएगी, 12,000। ठीक है, तो ये क्या है, m मल्टीप्लाइड बाई v। तो इसका मतलब ये जो निकल के आ गई हमारी सप्लाई आ गई। क्लियर, यानी टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इन ऑल ट्रांजैक्शन, टोटल मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इन ऑल ट्रांजैक्शन, कितनी मनी टोटल एक्सपेंडिचर पर हमें जरूरत पड़ी वो उसकी मनी सप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप डिमांड की बात करें तो डिमांड क्या है, मनी बेसिकली इज डिमांडेड फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। आपको खाली पैसा खाने के लिए नहीं चाहिए होता। ओके, इफ यू आर होल्डिंग द मनी दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ दिस मनी। आप अगर जमा करके भी रख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, आपको कुछ खरीदना है, फ्यूचर में आप उसको खाएंगे तो नहीं। तो जो इस थ्योरी के अंदर लेके चले वो इस फंक्शन पर एम्फेसाइज किया है कि मनी जो हम
परचेज डिमांड करते हैं वो सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव होता है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन मोटिव का क्या मतलब है कि एक तो कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है जो हम खरीदना चाहते हैं, वो यानी टोटल ट्रांजैक्शन टी, और प्राइस। सपोज कर लीजिए कि किसी चीज का प्राइस है, उस प्राइस को हम उसके टोटल ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे डिमांड फॉर मनी मिल जाएगी। यानी मनी हम डिमांड कर रहे हैं इसको खरीदने के लिए इतने प्राइस पर। तो सपोज कर लीजिए कि हमने 2 हेडफोन खरीदे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमने हेडफोन खरीदे और एक हेडफोन की जो प्राइस है वो सपोज कर लीजिए 6000 है, ठीक है, और टोटल ट्रांजैक्शन हमने कितना किया, हमने 2 हेडफोन खरीदे, तो टोटल ट्रांजैक्शन हमारी डिमांड कितनी आई, हमें कितनी मनी चाहिए थी, 12000। इसका मतलब ये जो पीटी है ये हमारी डिमांड फॉर मनी आ गई। बात को समझ रहे? एमवी हमारी सप्लाई ऑफ मनी है और पीटी हमारी डिमांड फॉर मनी है, ठीक है। अब देखते हैं फिशर की इक्वेशन ये क्या काम करती है। देखिए फिशर की इक्वेशन सिंपली कह रही है कि जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई के बराबर है। यही हम डिटर्मिनेशन मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हम जब किसी कम्युनिटी का प्राइस डिटरमिन करते हैं और उसकी क्वांटिटी की डिटरमिन करते हैं तो मनी और डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करते हैं। यहां पर हम सप्लाई और डिमांड को इक्वेट कर रहे हैं। यानी ये जो फिशर की इक्वेशन है अभी क्या कह रही है कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इन ऑल ट्रांजैक्शंस दैट इज एमवी इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स। ये टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम की हो गई और ये क्या चीज है, ये हमारी है टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इन ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब देखिए अब बेसिकली ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है हमारे। अब यहां पर MV इज इक्वल टू PT ये इक्वेशन है। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि आप इसमें किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको M की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख देंगे इस तरीके से, M इज इक्वल टू PT अपॉन V। सिर्फ हम V को इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगी। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन के रूल है तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के थ्रू हम प्राइस निकाल सकते हैं। अब ये प्राइस क्या हो जाएंगे, MV अपॉन T। यानी अगर हमारे पास मनी सप्लाई मिल जाए, हमें मनी की वेलोसिटी मिल जाए और टोटल ट्रांजैक्शंस मिल जाएं तो हम प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात ही हुई। अब यहां पर ये M जो है ये मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी। V जो है ये है इसकी वेलोसिटी, तो मैं इसको इट्स वेलोसिटी लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। P जो है ये प्राइस लेवल है, और T जो है ये टोटल ट्रांजैक्शंस है। टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये MV इज इक्वल टू PT समझ में आई। फिर मैं बता रहा हूं ये क्या कह रही है कि एक्चुअल टोटल वैल्यू ऑफ ऑल मनी एक्सपेंडिचर दैट इज MV इज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स सोल्ड दैट इज PT। इसका मतलब ये है कि जो हमने खरीदा यानी जो हमने पैसा दिया उतना ही पैसा सेलर ने लिया। तो ये बात कुछ समझ में भी आती है कि जाहिर सी बात है एक आदमी ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, 1200 का उसने प्रोडक्ट खरीदा और वो 12,000 उसके पास थे यहाँ पर सप्लाई में, और वो जाकर डिमांड के हिसाब से आ गया, यानी 12,000 हमने दिए तो 12,000 उसने लिए। तो ये एक थोड़ा सा लगता भी है कि ये बात सही है, इसीलिए फिशर ने इस इक्वेशन को कहा कि ये बेसिकली थ्योरी नहीं है बल्कि ये एक ट्रूइज्म है। उसने कहा कि ट्रूइज्म है, ये थ्योरी नहीं है, ट्रूइज्म। ये ट्रू है कि जो आदमी दे रहा है, वो जो खरीदने वाला दे रहा है, वो बेचने वाला ले रहा है, ठीक है। इस तरह से ये थ्योरी बनी। अब आगे किस तरीके से हम ये बात को मान के चलेंगे कि मनी सप्लाई ही इफेक्ट करती है,
प्राइस लेवल को, उसके लिए जो हमने अजम्पशंस पढ़े थे शुरू में, अजम्पशंस याद कीजिए, हमने ये बात हम मानकर चले थे कि वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है और ट्रांजैक्शंस कांटेक्ट हैं। जितनी जरूरत मुझे पड़ती है मुझे उतनी ही जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत चेंज होगा। ये अज्यूम करके चले, हम थ्योरी के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो एक अज्यूम कर ली जाती है कि साहब 3 है 4 है क्या है, मनी सप्लाई के हिसाब से और जिस तरीके से खरीदारी होती है उस हिसाब से, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर मनी सप्लाई चेंज होगी तो प्राइस भी चेंज होंगे। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, जितने परसेंट ये बढ़ेंगे उतने ही परसेंट प्राइस भी बढ़ेंगे, यानी मनी सप्लाई जितने परसेंट बढ़ेगी उतने ही परसेंट प्राइस भी बढ़ेंगे। लेकिन वैल्यू ऑफ मनी पे इसका अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। जितने ही परसेंट वैल्यू वो मनी सप्लाई बढ़ेगी उतने ही परसेंट वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घटेगी। ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस के केस में डायरेक्ट होता है, मनी वैल्यू के बीच में इनवर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरी कहती है या ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहती है कि मनी सप्लाई का डायरेक्ट असर प्राइस पर पड़ता है। जितने परसेंट प्राइस बढ़ती है उतने परसेंट मनी सप्लाई बढ़ती है और उतने ही परसेंट के हिसाब से प्रोपोर्शनली वैल्यू ऑफ मनी घट जाती है। अब फिशर ने यहां पर एक चीज और इंट्रोड्यूस की, उन्होंने एक्सटेंड किया इस मॉडल को और उन्होंने कहा कि एक तो मनी होती है जो हमारे पास मनी है और एमवी वेलोसिटी है, जैसे मैंने अजम्पशंस में बताया था। उन्होंने कहा कि एक और मनी होती है जो बैंक में रखी जाती है, एम डैश। जो सिंपल डिपॉजिट्स होते हैं बैंक मनी कहलाती है, बैंक डिपॉजिट्स जो बनी होती है वो है। और जाहिर है फिर उनकी अपनी एक वेलोसिटी भी होती होगी, ये इक्वल बेसिकली पीटी के होते हैं। ये उस थ्योरी का एक छोटा सा एक्सटेंशन है। उन्होंने कहा कि एम वी प्लस एम डैश वी डैश प्लस इज इक्वल टू पीटी, यानी जो टोटल मनी सप्लाई है वो मनी सप्लाई उसकी वेलोसिटी प्लस वो पैसा जो बैंक में रखा हुआ है उसकी वेलोसिटी, ये दोनों मिलाकर, क्योंकि जाहिर है ये अज्यूम किया जाता है जो बैंक पर रखा है उसकी वेलोसिटी अलग होगी कुछ, और जो मार्केट में है वो तो चल ही रहा है बार बार, ठीक है। इससे भी हम प्राइस को उसी तरीके से निकालेंगे। अब अगर यहां हमें प्राइस को निकालना है तो प्राइस इज इक्वल टू हो जाएंगे एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही बता देता हूं कि ये मनी सप्लाई है, ये वेलोसिटी है, ये मनी है बैंक्स के साथ, बैंक डिपॉजिट, ये बैंक डिपॉजिट की मनी की वेलोसिटी है, प्राइस टोटल ट्रांजैक्शन है। हम प्राइस को डिटरमिन कर लेंगे इस थ्योरी के इस फॉर्मूले के जरिए। अब फिशर अज्यूम करके चलते हैं कि इसके अंदर हमने माना था V हमारा कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है, यानी हमारा वेलोसिटी कोई काम नहीं कर रही और ट्रांजैक्शंस कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर M और M डैश बढ़ेंगे तो उतने ही परसेंट प्राइस भी बढ़ेंगे, उसी प्रोपोर्शन में प्राइस भी बढ़ेंगे और उसी प्रोपोर्शन में वैल्यू ऑफ मनी घटेगी। ये फिशर की इक्वेशन है, ठीक है। अब इस थ्योरी को हम फिगर के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एज यूजुअल मैं फिगर बना लेता हूं और उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस फिगर के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से मनी सप्लाई प्राइसेस और वैल्यू ऑफ मनी को इफेक्ट करती है। पहले ऊपर वाली फिगर को देखिए, ये देखिए मैंने इस पर जो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर मनी सप्लाई ली है और इस पर प्राइस लेवल लिया है, और ये आपकी मनी सप्लाई है जो एमवी है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने माना कि ये हमारा, देखिए ये फ्री हैंड बनाया मैंने, तो अब मानकर चलिए कि ये जितना है उसका ये डबल है, ये उसका डबल है। थोड़ा सा स्केलिंग में गड़बड़ है क्योंकि वो फ्री हैंड बनाया है। तो मानकर चलिए जो हमारी मनी सप्लाई है वो OM है, OM, और OM पर जो हमारे प्राइस निकल कर आ रहे हैं वो है OP।
ठीक है, अब हमने क्या किया कि अपनी मनी सप्लाई को डबल कर दिया OM से OM1। अब हमने OM से OM1 ले लिया, तो आप देखिए यहां पर प्राइस भी डबल हो गए, OP की जगह OP1, है ना। सिंपल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आप भी जानते हैं इसको, बस मैं जरा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब OM था तो OP था, और जब OM1 हो गया तो ये OP1 हो गया। इसका मतलब ये है कि डबल हो गया। अच्छा, अगर हमने हाफ कर दिए, यानी OM की जगह OM2 ले लिया हमने, अगर हमने इसको हाफ कर दिए तो प्राइस भी हमारे हाफ हो गए, OP की जगह OP2 हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जो हमारा फंक्शन है यहां पर, वो हम कह सकते हैं कि प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ मनी। यही कर्व है हमारा बेसिकली। प्राइस जो है वो मनी के फंक्शन है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, मनी सप्लाई घटेगी तो प्राइस घटेंगे, ठीक है। इसी उस पर आप अगर नीचे वाली को देखिए, यही हमारी M2 सप्लाई है, M सप्लाई और M1 सप्लाई है। इसी सप्लाई को हमने नीचे लिया है। सिर्फ किया ये कि यहाँ पर हमारा डिमांड फॉर मनी है, यानी हमारी PT है ये, और यहाँ हमने प्राइस लेवल लिया, यहाँ प्राइस लेवल की जगह हमने वैल्यू ऑफ मनी लिया है। वैल्यू ऑफ मनी इन्वर्सली रिलेटेड है प्राइस के, तो जाहिर है इसका कर्व जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारी सप्लाई OM है, हमारी सप्लाई OM है, तो उस वक्त हमारे प्राइस क्या है OM पर, O1 अपॉन P, O1 अपॉन 1 अपॉन P। 1 अपॉन P क्यों है? क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट होता सिर्फ P होता, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, तो क्योंकि मनी वैल्यू चेंज हो जाती है, इनवर्सली चेंज होती है, इसको हमने 1 अपॉन P कहा है। अब मान लीजिए हमने मनी सप्लाई डबल कर दी, OM1, यहां प्राइस लेवल हमारे घटकर नीचे आ गए, हाफ हो गए, O1 अपॉन 1 बाई P डैश। वहां पर, यहां पर तो बढ़ाने पर बढ़े थे, ऊपर गए थे, यहां पर बढ़ाने से नीचे आ रहे हैं, इस जगह से यहां आ गए, यहां आ गए, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइस मनी सप्लाई को कम करते हैं, OM है, OM की जगह हम OM2 करते हैं, तो जो हमारी मनी सप्लाई है इस केस में देखिए, जब हमने OM2 किया तो वो बढ़कर ऊपर आ गई, अब वो यहां से बढ़कर यहां आ गई। अब क्या हो गई? O1 अपॉन P2, ठीक है। अब यहां जो हमारा फंक्शन बनकर आएगा वो आएगा 1 अपॉन P इज ए फंक्शन ऑफ मनी। 1 अपॉन P इज ए फंक्शन ऑफ मनी। यही हमारा ब्लू वाला कर्व है जो सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो ये मॉडल समझ में आया? बहुत मुश्किल नहीं है, मॉडल आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है। अब चलिए इसकी क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, क्या क्या है इसके ड्रॉबैक्स, इसमें क्या क्या, किस किस लेवल पर इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया है, तो वो देख लें तो ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्रिटिसिज्म देखिए, ज्यादातर जो इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया है वो इसके अजम्पशंस को लेकर ही किया गया है, और बाकी एक दो और भी हैं। अच्छा, आप अजम्पशंस क्रिटिसिज्म आप देखिए, अलग अलग रिसोर्सेज पे देखिए, आपको अलग अलग मिल जाएंगे। मैंने कुछ यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। जैसे पहला है इनऑपरेटिव ब्लो फुल एम्प्लॉयमेंट। इनऑपरेटिव ब्लो फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने अजम्पशन में लेकर चला था कि यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है तो ये मॉडल वहां काम नहीं करेगा। दूसरी चीज,
हमने v और t को कांस्टेंट माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मनी दूसरे फैक्टर से भी इफेक्ट करती है। कुछ एक्सोजीनियस फैक्टर होते हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ गई वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट रेट से भी बढ़ती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बैंक में ज्यादा मिल रहा है, तो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक में बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो वहां भी वेलोसिटी ऑफ मनी घट जाती है। इसी तरीके से आप ट्रांजेक्शन की बात करिए, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस तो बढ़ता घटता रहता है, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता है, डेवलपमेंट की वजह से चेंज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाती हैं उसकी वजह से चेंज होता है, या पॉपुलेशन की वजह से चेंज होता है। तो बेसिकली वी और टी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तीसरी चीज, इंटरेस्ट रेट पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया है। बैंक का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है कि बैंक की मनी को जो बैंक डिपॉजिट है वहां भाई हम इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कही, जबकि इंटरेस्ट रेट प्राइस और मनी सप्लाई दोनों पर बहुत ज्यादा असर डालता है। ठीक है, अगली बात यह कि सप्लाई ऑफ मनी पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, टू मच एम्फेसिस ऑन सप्लाई ऑफ मनी। टू मच emphasis on money supply लिख लो। मनी सप्लाई पे ज्यादा, यानी बेसिकली आप पूरी थ्योरी को अगर आप देखिए तो मनी सप्लाई पर ही पूरा दारोमदार होता है इसका। अगली बात ये सिर्फ लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगी, ये मॉडल शॉर्ट रन में काम नहीं करेगा। एप्लीकेबल only in long run, यानी शॉर्ट रन में ये मॉडल काम नहीं करेगा। अगर शॉर्ट रन में हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना है तो ये मॉडल वहां काम नहीं करेगा। अगली बात, जो हमारे प्राइस है उसको हमने देखा, हमने अजम्पशन में लेके चला था कि जो प्राइस लेवल है वो पैसिव फैक्टर है। जो हमारा पी है, पी जो है वो पैसिव फैक्टर है। प्राइस किसी को इफेक्ट नहीं कर सकते, प्राइस ही दूसरे फैक्टर से इफेक्ट होंगे, जैसे यहां पर सप्लाई ऑफ मनी से इफेक्ट हो रहे हैं। अब प्राइस का तो और भी वजह होती हैं जिससे कि प्राइस चेंज होते हैं। अगली बात, यहां पर एक ही मनी का फंक्शन लेके चले हैं, मनी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस मनी का एक ही फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके अलावा कोई फंक्शन मनी का नहीं है। ठीक है, और देखिए दो जगहों पर और मिल जाएंगे। एक ये भी है कि जो एम और एम डैश, यानी मनी सप्लाई जो मार्केट में है और एक मनी सप्लाई बैंक में है जो बैंक डिपॉजिट है, उन दोनों के बीच उन्होंने कहा कांस्टेंट रिलेशन है। हालांकि कांस्टेंट नहीं होता, मनी सप्लाई बैंक की अलग काम करती है, मार्केट की अलग करती है, लेकिन ये एक अजम्पशन था। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म है जिससे जिनकी बेस पर ये थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये मॉडल आपकी समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।